हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ विवेकांत शर्मा। और अपन फिजिक्स में टॉपिक देख रहे थे, अपना जो चल रहा था ओम्स लॉ अपने कंप्लीट कर लिया था। ओम एक तो ओम्स लॉ कंप्लीट किया था, उसके आगे ओम्स माइक्रो लॉ। ओम्स लॉ तो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, और ओम्स माइक्रो लॉ क्या था, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो सिग्मा जो अपन ने वैल्यू निकाली थे एम स्मॉल एम अपॉन एन स्क्वायर टॉर्क, एक ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को क्या नेम दिया था, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिग्मा से। और जो कंडक्टिविटी उसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या था, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, रो से। या जो रेजिस्टेंस जो निकाला था लास्ट में अपन ने, वो क्या निकाला था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। इससे पहले जो था वो 1 अपॉन में सिग्मा एल अपॉन में ए था। ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ये डिफाइन कर दिया अपन ने, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ऐसे रो भी डिफाइन कर सकते हैं। रो क्या होगा, आर ए अपॉन में एल क्या हो जाएगा, रो। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, आर ए अपॉन में एल हो जाएगा। ठीक है। वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगी या रेजिस्टेंस होगा। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यदि कोई करंट किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो यदि करंट फ्लो कर जाएगा तो सर्किट क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं अपन, रेजिस्टेंस काम में लेते हैं। यानी जो बैरियर काम में होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके पास में जो बैरियर काम में लेते हैं, उसका इलेक्ट्रिक करंट को वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, वो इससे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। अपन ने यहाँ पे देख लिया। फिर इसके बाद में ओम्स लॉ से रिलेटेड रेजिस्टेंस के टू टाइप्स हैं। एक तो कौन सा टाइप है, ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है वो कौन सा आपका, ओमिक रेजिस्टेंस। और सेकंड जो टाइप है वो है अनोमिक रेजिस्टेंस। अनओमिक रेजिस्टेंस, एक और चीज ध्यान रखना आप, कि जो रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो रेजिस्टेंस है उसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, ओम। उसको किससे मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। या फिर उसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, एज ये वाला होगा। और जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में ओम। या फिर उसको क्या बोलते हैं, मोहो। क्या बोलेंगे उसको, मोहो। यानी जो रेजिस्टिविटी उसका जो यूनिट है, उसकी जो यूनिट है वो मोहो होगी या फिर ओम। या ओम किसकी, रेजिस्टेंस की, और मोहो जो यूनिट है वो किसकी यूनिट हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की। अब जो ओमिक रेजिस्टेंस की यदि बात करें, ओमिक रेजिस्टेंस कौन से होंगे, जो ओम्स लॉ, जो इंस्ट्रूमेंट्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, या फिर जो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उन को क्या बोलेंगे, ओमिक रेजिस्टेंस। जैसे V इज इक्वल टू आई आर है, V इज इक्वल टू आई आर है। यदि कोई रेजिस्टेंस इस लॉ को यदि फॉलो कर रहा है तो कौन सा रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस। अब यदि इसमें ग्राफ यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। R इज इक्वल टू क्या हो, V अपॉन में I। यानी वोल्टेज और करंट में जब ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे यदि एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को। और जो वाई एक्सिस वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को यदि रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों में जो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो वो जो रेजिस्टेंस, ऐसा जो रेजिस्टेंस होगा जिनमें वोल्टेज एंड करंट के बीच में एक स्ट्रेट कर्व यदि बन रहा है, स्ट्रेट लाइन यदि बन रही है, तो ऐसा जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन सा रेजिस्टेंस होता है, ओमिक रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस होगा, ओमिक रेजिस्टेंस होगा। ये एंगल जो होगा कितना हो जाएगा, थीटा। तो यदि अपन यहाँ पे थीटा की फॉर्म में यदि वैल्यू निकालें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज यदि ये मान ले तो टेन थीटा इज इक्वल टू V अपॉन में क्या आ जाएगा, I। परपेंडिकुलर तो कौन सा, ये वाला। और बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वोल्टेज ही होगा, ये V है, ये भी क्या होगा, V होगा। और बेस है इसका, इलेक्ट्रिक करंट है। टेन थीटा इज इक्वल टू V अपॉन में I। यानी जो VI कर्व का जो स्लोप, यदि tan थीटा V अपॉन में I आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो कौन सा रेजिस्टेंस होता है, ओमिक रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जिसके लिए tan थीटा स्लोप जो वो V अपॉन I में आ जाए, यानी एक स्ट्रेट लाइन यदि आ जाए, तो वो रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस होता है, ओमिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। ऐसे अनोमिक रेजिस्टेंस, अनोमिक रेजिस्टेंस कौन से रेजिस्टेंस होंगे, जिनमें VI जो ग्राफ है, VI कर्व क्या, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा। जैसे ये ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, V एंड I के बीच में एक ग्राफ है। तो V एंड I के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आके कैसा दे रखा है, कर्व जैसे फॉर्म में दे रखा है, मतलब कर्व
कर्व आ रहा है, तो कर्व कर्व आ रहा है, इसमें स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये अनोमिक रेजिस्टेंस है। ये जो ग्राफ आता है वो किसके लिए, बल्ब के लिए। बल्ब के लिए जब वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट में जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यदि कोई बल्ब है, बल्ब में यदि इलेक्ट्रिक करंट क्या करोगे, उसके वैल्यू जब इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में टेम्परेचर भी क्या होगा, उसमें इंक्रीज होगा। अब यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो बल्ब में फिलामेंट लगा हो, फिलामेंट में क्या लगा हो, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने के कारण बल्ब क्या हो सकता है, जल सकता है और खराब हो सकता है। तो इस कारण से वहां पे जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। सेकेंड जो है अपन आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट जो है आपका हो जाएगा एक और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए जो वीआई कर्व होता है वो ऐसा वाला होता है, इस साइड में करंट होगा और इस साइड में क्या हो जाएगा, वोल्टेज होगा। तो जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, कौन से सेमीकंडक्टर, अपने आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी उसमें पढ़ेंगे अपन। सेमीकंडक्टर के लिए जो वीआई कर्व होगा वो भी स्ट्रेट लाइन में आके इस फॉर्म में हो जाएगा। फिर लास्ट इलेक्ट्रोलिसिस लिक्विड्स होते हैं। कौन से लिक्विड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस लिक्विड्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर कौन से रेजिस्टेंस होते हैं, एनोमिक रेजिस्टेंस है। बल्ब भी कौन सा एनोमिक रेजिस्टेंस यूज करते हैं इसमें। और जो थर्ड बताया मैंने, थर्ड जो होगा वो इलेक्ट्रोलिसिस लिक्विड। इलेक्ट्रोलिसिस लिक्विड जो होगा, इलेक्ट्रोलिसिस लिक्विड, उसमें भी क्या होगा, जो वीआई कर्व होगा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, ये भी कौन सा है, एक एनोमिक रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है, एक एनोमिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद में देखो आप नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा सेल्स। क्या रहेगा, सेल्स। अब सेल किसी भी यदि इलेक्ट्रिक सर्किट हो उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं या फिर वोल्टेज अप्लाई करवा रहे हैं तो किसका यूज करते हैं अपन, सेल्स का यूज करते हैं। सेल्स को मतलब सेल्स वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाएगा फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करवाया जाएगा उससे। तो अब होता है क्या, सेल्स में टू टर्म्स अपन को, थ्री टर्म्स अपन को ध्यान रखने। फर्स्ट टर्म जो है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, ऑफ ए सेल। इसको शॉर्ट में ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ईएमएफ। और रिप्रेजेंट जो है इसको इस वाले ई से करते हैं। एप्सिलॉन भी नहीं है और वो कैपिटल ई भी नहीं है, इसको इस ई में क्या करेंगे, ईएमएफ को इस ई से रिप्रेजेंट करता है या फिर स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले पढ़ा होगा आपने, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी आ गया अल्टरनेट जो करंट सोर्सेज वगैरह में आएगा ईएमएफ, तो वहां पे स्मॉल ई काम में ले रखा है या फिर ये वाला ई काम में ले सकता है। तो ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, फोर्स और लगा रखा है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो, फोर्स लगेगा। अब किस पे फोर्स लगेगा, यदि कोई भी क्लोज्ड सर्किट लूप दे रखा है उसमें पॉजिटिव चार्ज को वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक मूव कराने के लिए जितना वर्क डन होगा उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोबारा सुन लेना, एक क्लोज्ड सर्किट दे रहा है, क्लोज्ड सर्किट में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से वन एंड से सेकंड एंड तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। ये तो था क्लोज्ड सर्किट के लिए। यदि सर्किट कैसा दे रखा, ओपन दे रखा है, यदि सर्किट ओपन दे रखा है इस सिचुएशन में ई या फिर उसको क्या लिखते हैं, स्मॉल ई, वो किसके इक्वल होगा, उस सेल के अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। कब, जब सर्किट कैसा दे रखा है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब भी कोई सर्किट ओपन है तो सिचुएशन में क्या बनता है, ईएमएफ जो है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, ये ईएमएफ हो गया। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे रिलेटेड वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। अब रेजिस्टेंस दे रखा है मतलब ये बैरियर प्रोड्यूस करे। अब किसके बीच में, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, यदि पॉजिटिव चार्ज या फिर हैवी चार्ज के द्वारा
जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके पथ के बीच में जो बैरियर प्रोड्यूस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हैवी चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पथ में जो बैरियर प्रोड्यूस किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, अवरोध जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल आर से। और जो थर्ड जो टर्म है इससे रिलेटेड वो आपकी टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पे वर्ड ही लिखा हुआ टर्मिनल, इसमें भी हो गया वर्ड ही लिखा हुआ टर्मिनल्स। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, कोई भी सर्किट है उसके किन्हीं भी टू टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाइड होगा उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। जैसे अप्लाई, जैसे ये कोई सर्किट दे रखा है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। इसका ईएमएफ ई है और इलेक्ट्रिक करंट आई प्रोड्यूस हो रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तब इस कंडीशन में ए और सी के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, ए और टर्मिनल सी पॉइंट्स के बीच में टर्मिनल वोल्टेज यानी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वी ए माइनस वी सी। वी ए और सी के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी। वी ए माइनस वी सी को कैसे लिखेंगे हम, वी ए माइनस का क्या हो, वी बी माइनस वी बी माइनस का क्या हो जाएगा, वी सी। ठीक है। और वी ए माइनस वी बी, ए एंड बी के पॉइंट्स के बीच में जो ईएमएफ है वो कितना है, ई दे रखा है, फिर माइनस साइन। बी एंड सी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। फर्स्ट थिंग तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो वी ओम्स लॉ से देखें तो आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर। यानी टर्मिनल वोल्टेज ए एंड सी के बीच में ई माइनस आई आर काम ले लेंगे। तो ध्यान रखना जो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, ई माइनस आई आर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये कब सिचुएशन थी, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट जब सेल से बाहर निकला तब क्या होगा, सेल क्या हो, डिस्चार्ज होगा। अभी जी सेल को चार्ज करना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दें ऐसे। ये बैरियर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है। तो जब भी ये सिचुएशन आती है, जब यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहा था, तब तो क्या हो, सेल डिस्चार्ज हो रहा था। अब यदि सेल को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, सेल को क्या कर रहे हैं, चार्जिंग हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सेल जब चार्ज कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में जो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन दे रखा था तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, ई प्लस आई आर हो जाएगा। ए एंड सी टर्मिनल्स के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, प्लस आई आर, ई प्लस आई आर। चार्ज कर रहे हैं तब तो क्या प्लस आएगा और यदि डिस्चार्ज कर रहे हैं तब क्या जाएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है। अब ये सेल कंप्लीट, मतलब सेल से रिलेटेड जो 3 टर्म्स ये हमेशा ध्यान रखना। ईएमएफ तो क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को किसी सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल लाने में जितना वर्क डन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई भी लिख सकते हैं या फिर ये वाला ई भी लिख सकते हैं। ये तो था क्लोज्ड सर्किट के लिए। यदि सर्किट ओपन दे रखा है तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके इक्वल, सेल के वोल्टेज के इक्वल होगा। सिचुएशन क्या होनी चाहिए उसमें, ओपन सर्किट की होनी चाहिए। सेकंड टर्म में इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस मतलब बैरियर, अवरोध। ठीक है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल जब यानी कोई भी सेल है उसमें करंट के पथ में जो ऑब्स्टेकल बैरियर प्रोड्यूस करने का जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे उसका, स्मॉल आर से डिनोट करता है। फिर बात आ जाए टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कोई भी यदि सर्किट है उसके टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसे टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। यदि सेल को क्या करें, डिस्चार्ज कर रहे हैं, सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तब इस सिचुएशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कितना होता है, ई माइनस आई आर। ई क्या है, जो सेल या फिर बैटरी यूज कर रहे हैं उसका ईएमएफ, आई इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, स्मॉल आर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। ऐसे ही जो यहाँ पे जब उसको चार्ज कर रहे हैं, सेल को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, ई प्लस आई आर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो।
नेक्स्ट टॉपिक ये देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यदि देखें तो कितने टाइप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं? टू टाइप्स के कॉम्बिनेशन, जो पहले से चल रहे, जैसे अपन ने कैपेसिटर्स में देखा था, कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अपने 10th क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा होगा। अब ऐसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेल्स का कॉम्बिनेशन वो टू टाइप्स होंगे। पहला तो कौन सा हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, पहले ये देख लेते, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। पहले कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेकंड कौन सा जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा? टू सेल्स ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल है, उसका ईएमएफ कितना मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना? R1 है। सेकंड जो सेल है उसका ईएमएफ कितना? E2 है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना? R2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे ए और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना? बी, और बेस वाला जो पॉइंट है वो सी ले लें। यहाँ पे जो ये जो रेजिस्टेंस है उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कितना है? कैपिटल आर, और इससे जो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, वो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा? आई। कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है? आई। तो जब इसमें नेट जब ए एंड बी के बीच में ओम्स लॉ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि देखें तो, या फिर टर्मिनल वोल्टेज देखें तो इलेक्ट्रिक करंट तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है? इस रेजिस्टेंस से कितना हो रहा है? आई, और रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। ठीक है, ये सिचुएशन तो कब है? ओनली रेजिस्टेंस कैपिटल आर से रिलेटेड जब टर्मिनल वोल्टेज ए एंड बी के बीच में देखेंगे तब ये होगा। सेकंड ये देखें, सेकंड कौन सा होगा? सेकंड ए एंड बी के बीच में जब टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है? VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो इस सिचुएशन में पहले वाले जो सेल उसके लिए टर्मिनल वोल्टेज VA, इसको क्या लिखेंगे? VA, या फिर इसको यहीं से लिख देते हैं VA माइनस VC माइनस VC माइनस VB। ठीक है, इसको ऐसे करो, VC माइनस VB नहीं, VA माइनस VC, VB माइनस VC कर दो यहाँ पे, VB माइनस VC। तो यहाँ पे VA एंड VC के बीच में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो कितना होगा? अभी टर्मिनल वोल्टेज पड़ा है, वो कितना होता है? E माइनस आई आर। ये क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में E1 माइनस आई इलेक्ट्रिक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन डेफिनेशन नहीं बताई, डेफिनेशन देख लेना। यदि कोई सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका मतलब क्या है? सेल्स के डिफरेंट जो टर्मिनल्स हैं वो कनेक्ट होंगे। जैसे इस वाले सेल का ये टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यदि सेल्स के डिफरेंट टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो और अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखा था, तो उसमें करंट कांस्टेंट रख रहे थे। करंट क्या था वहां पे? सेम था। इलेक्ट्रिक करंट कितना तीनों में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? दोनों में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? आई। इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है? दोनों में आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तब यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे VA माइनस VC करेंगे तो कितना हो जाएगा? E1 माइनस IR1, माइनस का क्या करोगे? E2, माइनस का क्या कर दोगे? IR2। ठीक है, तो ये A एंड B के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। देन अब इन दोनों का देखें अपन, फर्स्ट एंड सेकंड का। फर्स्ट और सेकंड का जब सिचुएशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन से यदि देखें तो क्या होगा इसमें? ये भी इलेक्ट्रिक टर्मिनल वोल्टेज है ए एंड बी पॉइंट के बीच में, और ये भी टर्मिनल वोल्टेज है ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में। तो क्या लिखोगे इसको? इसमें क्या हो जाएगा? यानी LHS इक्वल है तो RHS साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसमें लिख दूं I कैपिटल R इज इक्वल टू E1 माइनस आई R1 माइनस E2 माइनस का क्या होगा? IR2। ठीक है, अब देखो इसमें I कैपिटल R
E1 माइनस आई आर वन माइनस साइन ऑपरेट यदि करवाएंगे तो अंदर साइन चेंज हो, ये माइनस E2 प्लस आई आर टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई आर कितना होगा, E1 माइनस E2 एंड यहां पे क्या करना है अपन को, इसमें तो आई कॉमन आ रहा है, या फिर ऐसे करें आई वाले टर्म एक साइड कर देते हैं, आई वाले टर्म क्या करना है, एक साइड करना है, ये माइनस आई आर वन है तो इस साइड में आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस ही रहने दो, ये प्लस ही रहने दो, A1 प्लस A2 होना चाहिए। ठीक है, A1 प्लस A2 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए यहाँ पे, ये प्लस ये प्लस और ये माइनस। अभी यहाँ पे क्या करना है अपन को, तो ये माइनस यूसी माइनस यूपी। अब क्या करना है यहाँ पे, ऐड यदि करोगे तो करंट टू वाली वैल्यूज एक साइड करें तो माइनस आई आर वन प्लस आई आर वन इस साइड में हो जाएगा, माइनस आई आर टू इस साइड में आके प्लस आई आर टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 प्लस का क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू यदि कैलकुलेट करेंगे, आई यदि कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर प्लस आर वन प्लस का क्या हो जाएगा R2। ऐसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, E1 प्लस E2। यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में वो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। तो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये टू सेल्स दे रहा है जिनके EMF कितने हैं, E1 एंड E2 है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का कितने हैं, फर्स्ट वाला जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और सेकंड वाला जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R2 है। तो इस सिचुएशन में सीरीज कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 अपॉन में R प्लस R1 प्लस R2। ये तो था ओनली टू सेल्स के लिए। यदि n सेल ऐसे कनेक्टेड कर रखे हैं, n सेल यदि कनेक्ट कर रखे हैं तब इसमें टू की जगह कितना कर दोगे, ये तो टू सेल्स के लिए था, टू सेल्स के लिए n सेल्स के लिए अब कितना हो जाएगा, En E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En। ऐसे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा, Rn हो जाएगा, कितना होगा, Rn होगा। जो इंटरनल EMF वो तो कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस En। ऐसे ही कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर ही रहना है, यहाँ पे टू सेल की जगह n सेल ले लीजिए जिनका EMF E1 E2 En है। ऐसे ही जो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 Rn है, तब इस सिचुएशन जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो करेगा इस इलेक्ट्रिक सर्किट से, वो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस अप टू En। ऐसे ही नीचे कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 अप टू ऑन Rn। ठीक है, अब यदि ये सभी EMF क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जितने भी सेल ले रहे हैं उनके EMF कितना क्या हो जाए, सेम हो जाए, E1 इज इक्वल टू E2 E3 अप टू En एंड सो ऑन En। इन सभी को E के इक्वल मान लेते हैं, किसके इक्वल मान लिया मैंने, E के इक्वल माना, लेट किया है। और ऐसे ही जो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 वो भी यदि सेम मान ले, R1 R2 R3 वो भी यदि सेम मान ले, कितना मान ले, इंटरनल रेजिस्टेंस R मान ले, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, EMF सेम माना है E के इक्वल, ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना माना है, सेम माना है स्मॉल r के। तो अब यहाँ पे इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू यदि काम में लेंगे तो इस सिचुएशन में जो सीरीज कॉम्बिनेशन हो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, जो जितने n सेल लिए उनका सभी का EMF सेम माना है, यानी E1 प्लस E1 E2 En E3 सभी की जगह क्या रखोगे, E रखोगे। E कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स E का ऐड करना तो कितना हो जाएगा, Ne हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Ne। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कैपिटल R ही रखना है, R1 R2 एंड सो ऑन Rn की जगह सभी की जगह कितना मानना है, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का सेम मानना है, कितना मानना है, स्मॉल r कितने टाइम ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो क्या कर दोगे उसको NR कर दोगे। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसका डिवाइड दे दो, n का डिवाइड दे दो। n का जब डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैपिटल R तो एज इट इज रहेगा, इसमें n का डिवाइड दे दिया, न्यूमरेटर में n का डिवाइड देंगे, डिनोमिनेटर में भी n का डिवाइड देंगे, या फिर n कॉमन लेके कर दो, n इसमें से कॉमन लिया मैंने। ठीक है, n ऊपर पहले से दे रखा था, n इसमें से कॉमन ले लिया, तो
एन जब कॉमन ले तो एन का डिवाइड लगेगा, कॉमन लेता तो डिवाइड ही तो लगता है, यहाँ से एन बाहर आ गया तो क्या बचेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट हो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है एक सेल के इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, कम होगा। ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना हो जाएगा, ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल एन। ये सिचुएशन ध्यान रखना, ठीक है। ये एन सेल्स के लिए था, और ये 2 सेल्स के लिए हो तो E1 प्लस E2 अपॉन में कैपिटल आर प्लस R1 प्लस R2। एन सेल्स है अप टू एंड सो ऑन एन तक लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो दो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, ऐसे कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करवाना है, 2 सेल्स का, जैसे अपन ने कैपेसिटर में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन करवाया था, तो उसमें सेम टर्मिनस प्लेट को कनेक्ट किया था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी सेल्स को कनेक्ट करना है। सेल्स को कैसे कनेक्ट करोगे, जैसे 2 सेल्स ले लिए, एक सेल ये वाला लिया, इसका ये सेल हो गया, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है, सेल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या करते हैं, सेम टर्मिनल्स, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ऐसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसमें यदि ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस आर पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें तो कितना फ्लो कर रहा है, आई आर, कितना फ्लो कर रहा है, आई कैपिटल आर, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रिक करंट आई है ये किसका सम है, I1 प्लस I2 का, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 कर देता हूँ, I1 I2 कैपिटल आर, ए एंड बी के बीच में, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही क्या करना है अपन को, 2 सिचुएशन और बनानी है। तो अब देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या देखा था, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, सेम था। सेम कैसे, जैसे इसमें यदि करें, पहले फर्स्ट वाले सेल के लिए करें 4 E1 सेल, E1 सेल के लिए यदि देखें, E1 सेल के लिए यदि देखेंगे तो क्या होगा, इसमें जो ए एंड बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, कितना हो जाएगा, कितना करोगे इसमें, E1 माइनस का क्या कर दोगे, I1 R1, ये तो होगा ना। फर्स्ट वाले सेल E1 सेल से ए एंड बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E1 माइनस IR1। ऐसे ही जो सेकंड सेल है, सेकंड सेल, अब इसमें जो सिचुएशन बनेगी वो क्या हो जाएगा, अब ये VAB जो है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 कैपिटल R इज इक्वल टू क्या करो, E1 माइनस I1 R1, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो I1 कैपिटल R प्लस I2 कैपिटल R इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। I1 वाली टर्म इस साइड में ले लो क्योंकि I1 वाली टर्म इस साइड में दे रखी है, I1 कैपिटल R प्लस I1 स्मॉल r1 प्लस I2 कैपिटल R इज इक्वल टू E1, ठीक है। इसमें से I1 ये भी कॉमन आ रहा है तो I1 कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस क्या करोगे, I2 कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। क्या किया, पहले E1 सेल के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में टर्मिनल वोल्टेज वो फॉर्मूला E माइनस आई आर। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो सेल है इसका EF कितना है, E1 है, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा था, बट यहाँ पे दोनों सेल्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट तो डिफरेंट होगा बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेल्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये वाला काम में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे E1 माइनस I1 R1 होगा, VAB की वैल्यू यहाँ से रखते हैं I1 प्लस I2 कैपिटल R। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी।
अब ऐसे सेकंड सेल के लिए करें फॉर E2 सेल। E2 सेल के लिए भी ये सिचुएशन होगी। क्या सिचुएशन होगी? ए एंड बी के बीच में टर्मिनल जो वोल्टेज होगा वो E2 सेल के लिए कितना हो जाएगा? E माइनस आई आर होता है तो E2 माइनस I2 R2। अगेन VAB की वैल्यू वो रख दें तो कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 कैपिटल R इज इक्वल टू क्या लिखोगे इसमें? E2 माइनस I2 R2। तो इसको सब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? I1 कैपिटल R प्लस I2 कैपिटल R इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। इसमें I2 वाले टर्म इस साइड में लेके आएंगे तो कितना? I1 कैपिटल R प्लस I2 कैपिटल R प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2। ठीक है, इसमें से I2 अब ऐसे करो माइनस E1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें I2 वाले टर्म एक साथ यदि काट ले I1 कैपिटल R प्लस I2 कॉमन ले लें कैपिटल R प्लस R2 माइनस का क्या जाएगा? E2 इज इक्वल टू कितना? 0। इक्वेशन नंबर कौन सा आ जाएगा? थर्ड है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यदि देखें अपन, अब आगे क्या करना अपन को? इन दोनों इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है I1 और I2 की वैल्यू। ठीक है, देखो जो टू इक्वेशंस बन रही हैं अपने पास, एक इक्वेशन तो बन रही है, सेकंड इक्वेशन जो होता है I1 कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस I2 कैपिटल R माइनस E1 इज इक्वल टू क्या? 0। और सेकंड जो हो क्या बन रहा है? I1 कैपिटल R प्लस I2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r2 माइनस का क्या हो जाएगा? E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने का मेथड क्या होगा? यहाँ पे अपन कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है? इसे ऐसे दे रखो ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, b a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, यदि कोई टू लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, उन्हें वेरिएबल x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे I1 एंड I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे होगा, ध्यान से देख लेना। पहले क्या करना? I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? I1 की। तो I1 वाले टर्म्स को ऐड कर दें और कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, कोफिशिएंट्स को। I2 का कोफिशिएंट कैपिटल R है, I2 का कोफिशिएंट यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r2 है, तो कैपिटल R को पहले किससे मल्टीप्लाई करो? क्रॉस में कैपिटल R E2। ठीक है, फिर माइनस साइन लगा के माइनस यहाँ पे पहले से दे रखा E1 को कैपिटल R प्लस किससे मल्टीप्लाई करना? R2 से। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस E1 कैपिटल R प्लस का क्या हो जाएगा? R2। ठीक है, अब ऐसे ही जो है सेकंड I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। I2 वाले टर्म्स को हाइड कर दें। I2 वाले टर्म्स को यदि हाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसका? अब देखो इसमें जब भी I2 वाले टर्म्स को हाइड सोल्व कर रहे हो तो उल्टा मल्टीप्लाई करना। इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, माइनस A1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? R से। A1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कैपिटल R से। ठीक है, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो इस वाले टर्म्स दोनों टर्म्स को हाइड कर दिया। फिर अब कर दो माइनस E2 किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस साइन लगाओगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस E2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, फिर लास्ट टर्म अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लास्ट टर्म किसके लिए? कांस्टेंट टर्म के लिए। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 अपॉन में यह टर्म हाइड कर दे। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, E1 E2 तो यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे E1 E2 है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा? कांस्टेंट कौन सा? 1 ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें सीधा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे R1 आएगा ना, R1 कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 कैपिटल R प्लस स्मॉल r2। इस वाले टर्म को हाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। R कैपिटल R प्लस r1 को कैपिटल R प्लस r2 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का क्या करोगे? इसमें कैपिटल R को कैपिटल R से मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर। इसको दे दिया फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो अब क्या करना? I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो भाई फर्स्ट एंड थर्ड पहले देखो इनको सोल्व करके यदि राइट कर दें, फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं, इन दोनों से I1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फर्स्ट तो ये और थर्ड ये वाला। तो पहले इसमें I1 अपॉन में माइनस
कैपिटल आर ई टू प्लस ई वन कैपिटल आर प्लस का क्या हो जाएगा स्मॉल आर टू। ऐसे इस साइड में यदि सोल्व करेंगे इसको, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर आर वन प्लस कैपिटल आर 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 टू माइनस का क्या आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर वन आर टू भी आएगा प्लस आर वन आर टू माइनस का क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल आउट, और जो बच रहा है आई वन इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी न्यूमरेटर में चला जाएगा, बट यहाँ पे कॉमन जो आ रहा है इसको सोल्व यदि करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, कैपिटल आर दोनों में से कॉमन है, कैपिटल आर कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचेगा ई वन माइनस का क्या बच जाएगा ई टू प्लस का क्या बच रहा है आर टू बच रहा है ना, ई वन आर टू क्या बच रहा है ई वन आर टू, ई वन आर टू। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है कैपिटल आर, यहाँ पे भी कॉमन है, इसमें कॉमन है कैपिटल आर कॉमन ले लिया, आर वन प्लस आर टू अपॉन में आर वन आर टू, ये वाला बच रहा है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे अब क्या हो सकता है इसमें, अब इसमें कॉमन लेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो इसको सोल्व करने के बाद में मिस्टेक होगा, यहाँ पे आर ई टू माइनस आर ई टू देखो इसमें आगे कैपिटल आर इसमें नीचे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये i1 की वैल्यू आगे ऐसे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे i2 की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी आई है i1 की, ऐसे i2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेकंड एंड थर्ड से भाई, सेकंड एंड थर्ड, तो इसमें थर्ड तो एज इट इज रहेगा, सेकंड चेंज मतलब फर्स्ट की जगह क्या करना है सेकंड वाला करना है। i1 की वैल्यू तो ये आ गई, i1 की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको ऊपर ऐड कर रहा हूं, i1 की जो वैल्यू आई अपने पास वो कितने आ गई कैपिटल आर ई वन माइनस ई टू प्लस ई वन आर टू अपॉन में क्या है कैपिटल आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू, ठीक है। ये i1 की वैल्यू ऐसे ही क्या करना है i2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए i2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा लेंगे, i1 की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी तो फर्स्ट एंड थर्ड लिया था, अब i2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कौन सा लें सेकंड एंड थर्ड, थर्ड तो एज इट इज वही रहेगा, सेकंड में क्या हो जाएगा i2, इसको सोल्व करके यदि लिखे माइनस e1 कैपिटल आर प्लस e2 कैपिटल आर प्लस का क्या स्मॉल आर, तो वैल्यू जो आएगी i2 की वो कितनी आ जाएगी, ये डिनोमिनेटर में है उस साइड जाके न्यूमरेटर में क्या कॉमन आके कैपिटल आर कॉमन आएगा, e2 माइनस का क्या आ जाएगा e1 प्लस का क्या आ जाएगा स्मॉल आर, डिनोमिनेटर में क्या होगा वही कॉमन कैपिटल आर कॉमन होगा r1 प्लस r2 प्लस का क्या आ जाएगा r1 r2, ठीक है। ये i2 की वैल्यू आ गई। अब i1 i2 की तो वैल्यू आ गई, अब टोटल करंट यदि कैलकुलेट करना है, टोटल करंट सर्किट से कितना फ्लो कर रहा था वो यदि कैलकुलेट करना है तो वो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, अपन ने सर्किट ये जो बनाया था इसमें टू सेल लिए थे ना, टू सेल, इससे इलेक्ट्रिक करंट i1 और इससे इलेक्ट्रिक करंट i2, तो टोटल करंट जो आ रहा था वो अपना आ रहा था i, टोटल करंट कितना आ रहा था i आ रहा था, तो वो यदि कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा i1 प्लस का क्या आ जाएगा i2, ये दोनों वैल्यू यदि रख दें i की वैल्यू i1 और i2 की वैल्यू यदि रखें तब कितना i1 की वैल्यू तो कितनी दे रही r e1 माइनस e2 प्लस e1 r2 अपॉन में डिनोमिनेटर में r r1 प्लस r2 प्लस r1 r2 प्लस i2 की वैल्यू ये वाली रखेंगे कैपिटल R e1 माइनस e2 प्लस e2 r1 होना चाहिए इसमें, e2 r1 होगा यहाँ पे e2 r1 e2 r1 अपॉन में
सेम ये आएगा कैपिटल R1 प्लस R2 प्लस का क्या जाएगा R1 प्लस R1 R2। अब देखो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर अपन एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एलसीएम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा मतलब कैपिटल R1 प्लस R2 प्लस का क्या आ जाएगा R1 R2। डिनोमिनेटर में ये दे रखा है दोनों के, तो डिनोमिनेटर में सेम यदि डिजिट दे रखे तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। सोल्व करके लिख दो, इसमें सोल्व करके यदि लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, I1 प्लस I2, E2 माइनस A1 है, E2 माइनस A1 है, सॉरी। R इसको ओपन करके राइट कर दे तो RE1 माइनस RE2 प्लस A1 R2 प्लस RE2 माइनस RE1 प्लस का क्या जाएगा E2 R1। अब इसको यदि सोल्व करें, RE1 प्लस का ये माइनस का और RE2 माइनस का ये प्लस का, यहाँ जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कैपिटल R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस में है, किस वाले में है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, टू सेल्स यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो इस सिचुएशन में जिनके EMF E1 E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, नेट इलेक्ट्रिक करंट वो कितना होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में कैपिटल R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। देन अब इसी में आगे यदि सोल्व करें इसको, यदि सोल्व करें, इसमें R1 प्लस R2 कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में से R1 प्लस R2 कॉमन ले लूंगा, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन ले लें, R1 प्लस R2, न्यूमरेटर तो एज इट इज E1 R2 प्लस E2 R1। अब जो R1 प्लस R2 कॉमन लेंगे वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, R1 प्लस R2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक करंट ऐसे भी डिफाइन कर सकता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, E नोट अपॉन में कैपिटल R प्लस का क्या आ जाएगा, R नोट। ठीक है, ये वैल्यू होगी। ओके, तो अब यहाँ पे E नोट क्या है, E नोट की वैल्यू जो वो कितनी है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। यदि नेट EMF पूछा है तब इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और यदि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है तब क्या कर देंगे, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, आगे बात समझ, तो ये तो नेट EMF है, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यदि दोनों जो सेल्स है उनके EMF इक्वल मान ले, E1 E2 इज इक्वल टू E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल मान ले, R1 प्लस R1 R2 वो किसके इक्वल, R के इक्वल। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो EMF जो है वो कितना हो जाएगा, नेट EMF जो है वो कितना हो जाएगा, E नोट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, E1 E2 E कर रहे हैं, E R1 R2 की जगह R कर रहे हैं, ER अपॉन में भी क्या होगा, R प्लस R, तो ऊपर कितना 2ER और नीचे कितना 2R, 2R से 2R कैंसिल आउट, यानी EMF कितना हो जाएगा E, यानी टू सेल्स इनके EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस यदि सेम है तो उनका नेट EMF किसके इक्वल होगा, उन सेल्स के EMF के इक्वल हो जाएगा। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसे जो इंटरनल रेजिस्टेंस देखें, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस देखें तो क्या होगा, R स्क्वायर, R1 R2 की जगह क्या करना है, RR करना है, तो R मल्टीप्लाई R कितना होगा, R स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2R, 1R से 1R कैंसिल आउट, एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। ठीक है, तो यहाँ पे नेट जब भी पहले सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशंस करवा रहे हो और EMF यदि सेम है तब तो EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो, R/2। ठीक है, यानी एन कैपेसिटर मतलब एन सेल्स यदि कनेक्ट कर रहे हो पहले कॉम्बिनेशन का EMF सभी का सेम है तो इनका नेट EMF E रहेगा, बट जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो कितना हो जाएगा, R/n हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, R/n का। ठीक है, अब ये वैल्यू यदि यहाँ पे रखें, R नोट की वैल्यू R/n है, E नोट की वैल्यू E है, E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन कब है,
जब जो सेल्स जो ले रहे हैं उनका सभी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का सेम एन सेल्स का, तो इस सिचुएशन काम मिलेगा तो नेट ईएमएफ उनका ई होगा और एन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा आर बाई एन। 2 सेल्स लिए तो आर बाई 2 होगा, 2 सेल्स के लिए तो कितना होगा ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई 2। बट यदि एन सेल्स है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ इक्वल है तो ये वाला फॉर्मूला काम मिलेगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आएगा वो टॉपिक यदि समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें और यदि कुछ प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूं आपके नोटिफिकेशन में आ जाए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।